हेलो वीवर्स। अगर मैं आपसे आज ये बात कहूँ कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो संविधान है, उसकी बुनियाद में कुरान है, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं और साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर का जो गवर्निंग मॉडल था वो उसकी बुनियाद में है। वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया और जिसकी बुनियाद पर आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है, एक वाइब्रेंट सोसाइटी के तौर पर दुनिया के सामने आता है और दुनिया का हर इंसान अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिकन नेशनलिटी लेना चाहता है। उसके पीछे की जो बुनियाद है, क्या वो कुरान की वो वैल्यूज़ हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, जो जस्टिस को प्रमोट करती हैं, जो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करती हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम देती हैं, जो को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देती हैं, जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में यकीन रखती हैं, क्या वो बुनियाद थी कुरान की और इस्लामिक वैल्यूज़ की और इस्लामिक माशरे की, जिसको अमेरिका ने अख्तियार किया। और ये मैं आपसे सिर्फ एक इमेजिनरी टॉक नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं, आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूं जो लोगों को, ज्यादातर लोगों को नोन नहीं है, लेकिन अननोन भी नहीं है। जो लोग भी जरा से भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में यकीन रखते हैं कि उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं, वो ये जानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस था उसमें कुरान का एक बड़ा रोल रहा है। और ये बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं वो इस्लाम से अननोन नहीं थे, कुरान से वो अननोन नहीं थे। यहां तक कि जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स और बाद में अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट बने थॉमस जेफरसन, और उनके पास एक ट्रांसलेटेड कुरान था जॉन सेल का, और ये जो कुरान था वो जॉर्ज सीले का एक ट्रांसलेटेड कुरान था। थॉमस जेफरसन की जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसमें ये मौजूद है, जो कि आज भी अमेरिका के इतिहास का हिस्सा है। और साथ ही साथ थॉमस जेफरसन सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़े हुए थे, कुरान से ही इंस्पायर्ड नहीं थे, बल्कि वो कॉवनेंट्स जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ किए, ज्यूस कम्युनिटीज के साथ किए, खास करके कॉवनेंट ऑफ नजरान और कॉवनेंट ऑफ सिनाई, ये हम आगे इस वीडियो में जिस पर हम चर्चा करेंगे, और उनको भी वो अच्छी तरीके से जानते थे। और क्या प्रिंसिपल था ऑटोमन एम्पायर का, जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा एम्पायर जो कि आप कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था, जिसमें अलग अलग रेसेस के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, लेकिन सबके साथ इक्वालिटी, जस्टिस का मामला रहा। और एक 700 साल से ज्यादा लंबा पीरियड ऑटोमन एम्पायर ने जो है सरवाइव किया। तो ये वो चीजें हैं जिन पर हम आज चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक और भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, और उनका ब्राउज फीचर और जो सजेशन का फीचर है वहां पर वीडियो को सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने एक पेड प्रोग्राम या प्रमोशन का प्रोग्राम लेकर के वो आए हैं, जिसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे नया जो वीडियो अपलोड होगा वो टाइमली मालूम हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के जो क्रिश्चियंस थे उनको रिलीजियस फ्रीडम दिया था। साथ ही साथ माउंट सिनाई जो कि मिस्र में है, यहाँ के जो क्रिश्चियंस मॉन्क थे, ज्यूस मॉन्क थे, वो उनको उनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर एक उनका राइट उन्होंने माना था कि ये आपका परपिचुअल प्रॉपर्टी राइट रहेगा, और उस राइट को आज तक टिल टुडे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ऑटोमन एम्पायर ने भी उसको जो है प्रोटेक्ट किया, और ऑटोमन एम्पायर में सुल्तान सलीम ने भी उस कॉवनेंट को प्रिजर्व किया, उसको उन्होंने परपिचुअल तौर पर माना, और उसके तहत उन लोगों को वो राइट सारे मिलते रहे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। वो राइट क्या थे? वो राइट इक्वालिटी के थे, वो राइट जस्टिस के थे, वो राइट को एग्जिस्टेंस के थे, वो राइट रिलीजियस फ्रीडम के थे, वो राइट प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के थे। और इसको इस्लाम ने अमल करके दिखाया। और इस चीज को सबसे बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें मॉडर्न टाइम में, जिससे दुनिया ने बहुत ज्यादा मोटिवेशन लिया, वो ऑटोमन एम्पायर था। कि ऑटोमन एम्पायर ने अपने स्टेट में अपने लोगों के बीच में रिलीजियस फ्रीडम को उन्होंने बरकरार रखा, जस्टिस को बरकरार रखा, इक्वलिटी को बरकरार रखा। और यही चीजें अगर हम सेकंड कैलिफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम में जाएं तो हमको वहां पर भी मिलती हैं, और उससे भी पहले जाएं तो मदीना की गवर्नमेंट में भी मिलती है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। तो ये वो चीजें थी जिससे पूरी दुनिया सेंचुरीज तक इंस्पायर्ड होती रही, आगे बढ़ती रही। और थॉमस जेफरसन जैसे लोग जो थे, जब वो इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रचने जा रहे थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने जा रहे थे, और सिर्फ थॉमस जेफरसन की बात नहीं है, जॉन एडम्स वो भी इस्लामिक वैल्यूज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और जो अमेरिका में लोग पहुंच रहे थे, खास करके जिन्हें गुलाम स्लेव बना करके पहुंचाया जा रहा था, जो कि अफ्रीका से पहुंच रहे थे या
अलग अलग दूसरे जगहों से अमेरिका पहुंच रहे थे, उनमें ऐसा माना जाता है कि 20% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे और वो अरबिक पढ़ना जानते थे। जैसे कि आज भी आपको ज्यादातर मुसलमान मिलेंगे जो कुरान पढ़ना जानते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कुरान की वर्सेस को पढ़ते थे अपनी स्लेवरी की लाइफ में। और थॉमस जेफरसन ने उन लोगों के जो पढ़ी जाने वाली जो वर्सेस थी, आयात थी, उससे भी उसने फायदा उठाया, प्रॉफिट उठाया, और उसका मैक्सिमम बेनिफिट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को मिला। और उन्होंने ये बात मानी कि रिलीजियस फ्रीडम जो है दी जानी चाहिए, और इसीलिए अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम पर जोर दिया, इक्वालिटी पर जोर दिया, और साथ ही साथ ये बात कही कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में हर मजहब के लोगों को आने की खुली दावत देता है। किसी भी मजहब को मानने वाला आदमी अमेरिका आ सकता है, अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकता है, अमेरिका में बस सकता है, अपने रिलीजन को वो प्रमोट कर सकता है, और उसके लिए वो सारे काम कर सकता है जो कि किसी एक रिलीजन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और आज आप देखें कि अमेरिका में दुनिया भर के रिलीजन अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंग वहां पर उसका प्रोपोगेशन करते हैं, और उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। और यही अमेरिका की वो मजबूती है जो दुनिया में उसे सबसे डिफरेंट कंट्री के तौर पर सामने लेकर के आती है। जिस चीज को इस्लाम ने बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलाया, उस चीज को अख्तियार किसने किया? अमेरिका ने किया। और आप अगर इस्लामिक वर्ल्ड को देखें कि जो 1765 टू 1776 जो कि अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड है, इस पीरियड में अमेरिका इस्लामिक वैल्यूज से इंस्पायर्ड हो रहा था। इस्लामिक वैल्यूज को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड में आए तो इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरफ सूफिस्टिक जो हमारी आइडियोलॉजी रही है, जो इस्लाम का एक सूफिस्टिक अप्रोच रहा है, उसमें भी तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, और जो एक रिलीजियस मूवेबिलिटी थी, जो डायनेमिक्स थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी, और बहुत ज्यादा कर्मकांड आप कह सकते हैं, रिचुअल्स आने लगे थे। दूसरी तरफ रिफॉर्म के नाम पर वहाबिज्म को लाया गया, जिसने लिटरल इस्लामिक ट्रांसलेशन किया कुरान और शरिया का, जिसके चलते एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसने आगे चल करके सेक्टेरियन अप्रोच को बढ़ावा दिया। और इस विचारधारा ने, इस आइडियोलॉजी ने, जो कि कॉलोनियल विचारधारा के साथ टकरा रही थी उस वक्त, चूंकि यूरोप जो है कॉलोनियल अप्रोच के साथ आगे अपना इंपीरियलिज्म बढ़ा रहा था, वो अगर उस पूरे सिनारियो को हम देखें तो वहां पर ये जो इस्लामिक वैल्यूज थी, इन लिटरल इंटरप्रिटेशन के चलते जस्टिस की, इक्वालिटी की, रिलीजियस फ्रीडम की, राइट ऑफ माइनॉरिटीज की, वो अंडरमाइन होने लगी, और इस्लामिक माशरा धीरे धीरे तंग नजरी की तरफ बढ़ता चला गया। जबकि अमेरिकन माशरा, यूरोपियन माशरा ज्यादा लिबरल अप्रोच के साथ बाहर आया, और उन्होंने तरक्की की वो नई कहानी लिखी जिसकी बुनियाद पर इस्लाम था, जिसकी बुनियाद पर इस्लामिक अंपायर थे, इस्लामिक कैलिफेट्स थे, जिन्होंने इस्लाम के कोर वैल्यूज को आगे बढ़ा करके इस्लामिक वर्ल्ड में एक इनकलाब पैदा किया, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दी। जबकि इस पीरियड में हम जब आते हैं तो इस्लामिक माशरा जो है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होता चला जाता है, और उनमें एक सेक्टेरियन अप्रोच उभर करके आती है, इनटॉलरेंस बढ़ता है, एक दूसरे के खिलाफ पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जिसको हम आज भी देख सकते हैं कि जो सेक्टेरियन वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी में नजर आता है अक्रॉस द ग्लोब, जहां भी मुसलमान है उनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वायलेंस तक जाता है। जबकि हम अमेरिका में आके देखते हैं तो वहां पर रिलीजियस जो इनटॉलरेंस है वो टॉलरेंस में बदल जाता है, और वहीं उसी माशरे में जाकर के जो अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी के जो सेक्ट हैं या दुनिया भर के जो डिफरेंट रिलीजन है, अमेरिका में जाके को एग्जिस्टेंस करते हैं, एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो आगे प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, अमेरिका भी आगे बढ़ता है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए। लेकिन हम अगर इस्लामिक वर्ल्ड को देखें तो इस्लामिक दायरा जो है लगातार सेक्टेरियन अप्रोच के चलते सिकुड़ता जा रहा है। उसकी अप्रोच जो कोर इस्लामिक वैल्यूज थी, जो इक्वालिटी से जुड़ी थी, जो जस्टिस से जुड़ी थी, जो फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ी थी, जो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी से जुड़ी थी, उनको हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, जिसके चलते हमारी अप्रोच कंजर्वेटिव होती चली गई, और आज हम एक तरीके से एक ऐसे फ्रेगमेंटेड सोसाइटी के तौर पर है जहां पर आप कह सकते हैं कि टेररिज्म भी बढ़ता है, जहां पर सेक्टेरियन वायलेंस भी बढ़ता है, और जहां पर प्रोग्रेस के कम मौके हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा हमारा इंटरप्रिटेशन इस बात के लिए था कि हमने इस्लाम की जो कोर वैल्यूज हैं
उनको छोड़ दिया है, जबकि वेस्ट ने हमारी उन वैल्यूज को अख्तियार किया। और हम आगे के वीडियो में आपके साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो यूरोप में रिनेंसा आया, जो यूरोप में इनलाइटमेंट हुआ, उसके पीछे किस तरीके से इस्लामिक वैल्यूज और इस्लाम कुरान की वैल्यूज को अडॉप्ट किया गया और उसको आगे बढ़ाया गया और उसकी बुनियाद पर एक ऐसी सोसाइटी रखी गई जो कि जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस थी, जिसमें इक्वालिटी थी, जिसमें जस्टिस था। हमारे कहाँ आज जस्टिस नहीं है। आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो कहीं जस्टिस आपको नहीं दिखेगा। वहां पर एक अथॉरिटेरियन रूल आपको नजर आता है, जबकि इस्लाम जो है अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ है। इस्लाम तो जस्टिस की बात करता है, इस्लाम जो है इक्वालिटी की बात करता है, इस्लाम जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न लॉ के कॉन्सेप्ट हैं, जिसे इस्लाम ने 1450 साल पहले ला करके दुनिया के सामने रखा और उसको प्रिजर्व सेंचुरीज तक किया और बाद में उससे फायदा उठाया अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर्स थे, और उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इनकॉर्पोरेट करके आगे अमेरिका को ले जाने का काम किया। कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।